हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 2 जेके एसएसबी सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम है आपका। फीमेल कैंडिडेट्स का ये फ़िलहाल एग्ज़ाम है। मैं आपको बता दूं, इसमें मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना तो उनके फॉर्म फिल होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये स्पेशली जो पोस्टेज है एडवर्टाइज़ करी गई हैं फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2, मॉक टेस्ट नंबर 2, यूनिट 2, जो है आपका स्पेशलाइजेशन, जो आपका सिलेबस में मेंशन किया है। यूनिट 2 आपको सिलेबस तो पता ही होगा। तो उसमें जितने भी 5 के 5 जो टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 10 यहाँ पे क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो आपने लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि आपका 10 में से कितना स्कोर बन रहा है। सेफ स्कोर लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। और ये एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है। ये आपके चलते रहेंगे टिल एग्ज़ाम तक। जैसे ये मैं 6 कवर कर लूँगा, उसके बाद फिर से मैं यूनिट 1 से स्टार्ट करूँगा। बाकी के जो आपके 6 कंपोनेंट पीछे वाले हैं, जो कि एज ए जनरल सिलेबस है पूरा, उसके तो मॉक टेस्ट आपको मिलते ही रहेंगे, क्योंकि वो पटवारी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उनको पहले की एग्ज़ाम की तरह ही हम करेंगे। तो ये एक स्पेशलाइजेशन का जो यूनिट नंबर 2 है आपका, इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बाद कोई हमारे पास कोई फैकल्टी मेंबर नहीं है कि जो आपको एक डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कर सके इस पर। तो हम एमसीक्यूज़ के थ्रू ही हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, फीमेल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो अलग से बनाया गया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट 1 भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक अलग से प्ले में। तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट। तो जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस कर लिया है यूनिट 2 का, तो वो इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो आपसे क्वेश्चन है, इन विच सोशलाइजेशन प्रोसेस चिल्ड्रन लर्न द अप्रोप्रिएट जेंडर रोल्स एट अर्लियर एज। किस एज में जेंडर रोल को वो लर्न करता है एक बच्चा। देखो, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपका जो पोस्ट है वो है ही ऐसी है। विच सोशलाइजेशन प्रोसेस चिल्ड्रन लर्न द अप्रोप्रिएट जेंडर लॉज रोल्स एट एन अर्ली एज। किस एज में वो जेंडर का जो रोल है उसको, रोल्स को अर्ली एज में वो लर्न करता है। एक जल्दी से, जेंडर डिफरेंस में, जेंडर स्टीरियोटाइप्स में, जेंडर आइडेंटिटी में, या फिर जेंडर टाइपिंग में। सो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, ये आप सभी को पता ही होगा। तो जेंडर टाइपिंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि जेंडर टाइपिंग में इस चीज़ का रोल जो है, जो चिल्ड्रन है वो उस चीज़ को लर्न करता है। जेंडर डिफरेंस में क्या होता है कि जेंडर डिफरेंस से हमें बताता है कि डिस्पैरिटीज़ होती है जो वेरी करती हैं कल्चर टू कल्चर, जो कि सोसाइटी इम्पोज करती है। देखो, हर एक सोसाइटी का अपना अपना कल्चर होता है। अगर आप यहाँ से असम चले जाओगे, असम में होगा, नागालैंड में, मतलब कि ईस्टर्न वाली साइड के जो लोग हैं उनका कल्चर ही क्या होगा, अलग होगा। तो उसके बाद है कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है। जेंडर आइडेंटिटी यानी कि आपको पता चलेगा कि ये मेल है या फिर फीमेल है। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जेंडर आइडेंटिटी इससे। और उसके बाद आता है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। इसमें क्या होता है कि मैन जो होता है उसको हायर हायर मतलब कि आइडियाज, आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैन को हायर प्रायोरिटी दी जाएगी। किसके थ्रू, किसके ज़्यादा, वुमेन के। तो ये एक आपका डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि मैन की जो प्रायोरिटी होगी उसको हायर वैल्यू दी जाएगी देन वुमेन। तो इसको हम डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। तो जेंडर डिफरेंस मैंने बता दिया, स्टीरियोटाइप्स क्या बता दिया, छोटा मोटा जितना छोटा बता सकते हैं तो उतना हमने बता दिया। ठीक है। जेंडर आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी में क्या होता है, मेल और फीमेल का डिफरेंस होता है इसमें, कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है। और जेंडर टाइपिंग में क्या चीज़ है, जेंडर टाइपिंग में हमने ये चीज़ देखा कि जिसमें बच्चा जो है वो अप्रोप्रिएट जेंडर रोल्स को लर्न करता है अपनी एज में, पहली एज में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर टाइपिंग। एट वट एज जेंडर आइडेंटिटी इज एस्टैब्लिश इन चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन में जेंडर जो आइडेंटिटी होती है वो किस एज में इस्टेब्लिश हो जाती है। देखो, क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब भी कोई किसी के घर पे बेबी होता है, ठीक है, तो बस हमें उसके शक्ल पे तो नहीं दिखा होता कि ये लड़का है या लड़की है। तो हम उनसे घर वालों से पूछे कि लड़का है कि लड़की, वो बताएगा कि ये लड़की है या फिर ये लड़का है। बट जब 2 साल से एज उसकी हो जाती है, यानी कि 2 साल ईयर उसकी एज हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, अपनी जो शेप ऑफ बॉडी है वो, उसमें हमें क्या दिखने को मिलता है, जेंडर की आइडेंटिटी क्या हो जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है। यानी कि उसके जो बॉयस वाली मतलब कि फेस होगा वो उस तरह से लगना शुरू हो जाएगा, हाँ कि ये लड़का है। ठीक है।
किस एज में ये स्टार्ट होता है? जेंडर आइडेंटिटी ये होता है 2 ईयर्स की एज में। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूट? कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को? 1992 में, 95 में, 96 या फिर 1993 में? ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है इसको इस्टेब्लिश करा गया 1993 में। आप पूरी डेट की अगर बात करें तो पूरी डेट है 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 1993 को। तो ये जो राइट्स हैं रिलेटेड करते हैं हमारे लाइफ के, लिबर्टी के, इक्वलिटी और डिग्निटी के रिगार्डिंग करते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन राइट्स हमारे रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। आई होप आपका ये क्वेश्चन ठीक हुआ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली इन द ईयर? किस ईयर में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन होगी कि ह्यूमन राइट्स को अब पूरे कंट्रीज में इसको किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा? तो ये यूएन जनरल असेंबली ने किस ईयर को ये अडॉप्ट करा? ये किया गया 1948 को। अगर डेट की बात करें, एग्जैक्ट डेट की, तो 10 दिसंबर उस टाइम डेट थी, 10 दिसंबर डेट थी। तो तभी हम क्या करते हैं कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमन राइट्स जो डे है वो कब मनाया जाता है, और आपने मुझे बताना है कि जो अगर इसका कोई थीम रहा है ह्यूमन राइट्स डे का, जो भी 2023 में दिसंबर का मंथ गया है, तो आपने मुझे थीम बताना है कमेंट करके, ठीक है, कि 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे का थीम क्या था। इनिशियली अगर देखा जाए तो 48 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट करा था, ठीक है, उस टाइम इट वाज एक्सेप्टेड 48 कंट्रीज दैट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आई होप यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके ठीक हुए हों। Which psychologist in his theory of psychological development provided a course of social development of an individual? कौन सी यहाँ पे ऐसी जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी थ्योरी जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल? देखो ये अब थ्योरीज आप पढ़ोगे, देखो ये मुझे इतना याद नहीं है कि सोशोलॉजी में, देखो मैंने ग्रेजुएशन टाइम तक मैंने सोशोलॉजी पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी भी मैंने ग्रेजुएशन टाइम तक पढ़ी हुई है। बाकी ये जो साइकोलॉजिस्ट है ये साइकोलॉजी का ही एक चैप्टर है, आई थिंक 3rd या 4th सेमेस्टर में है, 4th सेमेस्टर में शायद, ठीक है, 4th सेमेस्टर में था उस टाइम। अब शायद सिलेबस चेंज हो गया हो जिस टाइम हमने करा था। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन है वो रिक एरिक्सन है। जब इनकी थ्योरीज पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगा। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन टाइम साइकोलॉजी थी, सोशियोलॉजी थी, तो उनको यहाँ पे एक एक बात ज़रूर समझ आएगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपकी सोशियोलॉजी में एम ए हो, बट ग्रेजुएशन में भी अगर आपका सोशियोलॉजी या ऐसा कोई सब्जेक्ट है तो आपको 5 पॉइंट वहाँ पे मिल जाएंगे। Which of the following is not a stage of psychosexual development as given by फ्रॉयड? फ्रॉयड की एक थ्योरी है, ये भी एक बस साइकोलॉजी का अगर आप पढ़ोगे तो उस साइकोलॉजी का ये एक उसमें आती है ये थ्योरी। हो सकता है कि मास्टर डिग्री में ये सोशियोलॉजी में भी हो। अब बताओ कि यहाँ पे ऐसी कौन नहीं है। देखो ओरल स्टेज क्या होती है? ओरल स्टेज इज अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड की थ्योरी के रिकॉर्डिंग ये चीज़ है कि बर्थ से लेकर जब बेबी पैदा होगा वहाँ से लेके उसकी 18, जब तक वो 18 मंथ का नहीं हो जाता, उस थ्योरी उस स्टेज को हम बोलते हैं ओरल स्टेज, ठीक है। और एनल स्टेज कौन सी होती है? 18 मंथ से लेके 18 मंथ टू जब तक वो 3 ईयर्स का कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक इस स्टेज को क्या बोला जाएगा? एनल स्टेज। लेटेंसी स्टेज कौन सी होगी? अब लेटेंसी जो स्टेज है 6 टू 12 की ईयर्स की एज होती है। आइकॉनिक जो स्टेज है ये नहीं है, ये एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की कोई स्टेज है। तो ये जिसको जेरोम किसने दी थी? जेरोम ने, ZERME ब्रूनर ने दी थी, BRUNER, इसको आप लिख लें, BRUNER, JEROME, जेरोम ब्रूनर ने दी थी आइकॉनिक स्टेज। ये अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, आपके सिलेबस में शायद ये नहीं है, फ्रॉयड और एरिक्सन की थ्योरी आपको पढ़नी है। लेटेंसी स्टेज 6 से 12 का जो स्टेज रहता है, और इससे पहले जो 3 से 5 तक रहती है उसको हम फैलिक, यानी कि क्या, कौन सी स्टेज बोलते हैं? फालिक स्टेज बोलते हैं। अब इनको डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा सकता, फालिक स्टेज बोलते हैं, जो कि 3 से लेके 5 के साल तक रहती है बच्चे में, ठीक है, इसको बोलते हैं फालिक स्टेज। तो इन स्टेजेस के बारे में आप लिख लो। ऑरल स्टेज होती है, या आई होप आपने अगर पढ़ा है तो ये चीज़ें लिखी होंगी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिफिक फोबियाज आर डिफाइंड एज, स्पेसिफिक फोबियाज क्या होता है? जाहिर सी बात है, फोबिया क्या होता है? फोबिया सर कोई अनचाहा डर, ठीक है ना, जो चाहते हुए भी हमें डर लगता है।
यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होने में चला है? एन एक्सेसिव अनरीजनेबल, अनरीजनेबल परसिस्टेंट फियर ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों को किसी चीज़ों से डर लगता हो, किसी ऐसी सिचुएशन में डर लगता हो, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोगों को अंधेरे में डर लगता हो, कुछ लोगों को धूप में भी मतलब कि फोबिया हो कि धूप में ज़्यादा वो निकल नहीं सकते, ऐसा बड़े कम लोगों में होता है। और कुछ लोगों को हाइट से भी डर लगता है, और कुछ लोगों को मैं आपको बता दूँ कि ऊंची जगह पे चढ़ने पे डर लगता है, हाइट पे चढ़ने पे डर लगता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको पानी से भी डर लगता है, और किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कोई पानी मान लो, इन्हीं चीज़ों से हमें डर लगता है। तो आप भी देखो, हर एक इंसान में कोई ना कोई फोबिया होता है। तो आप अपना फोबिया ज़रूर शेयर करें, आपको कौन सा फोबिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी थोड़े से फोबिया मैं आपको बताऊंगा। कैलेस्ट्रोफोबिया इज़ ए फियर ऑफ इनक्लोज्ड प्लेस। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? इनक्लोज्ड प्लेस यानी कि बाहरी दुनिया से इनक्लोज्ड प्लेसेस जो होते हैं उनसे हमें क्लास्ट्रोफोबिया उसको बोलते हैं, इनक्लोज्ड प्लेस में। एग्जाम्पल है कहाँ के? ये एंजाइटी डिसऑर्डर की एक एग्जाम्पल रहती है, जिसको हम बोलते हैं अनचाहा डर। इनको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। एग्रोफोबिया क्या होता है? एग्रोफोबिया फेयर ऑफ ओपन प्लेसेस। ओपन प्लेसेस मैंने आपको बताया कि ओपन प्लेसेस में कुछ लोगों को डर लगता है, जैसे खुले खुले मैदान होंगे, ऐसे एरिया में एग्रोफोबिया उसको बोलते हैं। जेनोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबी से डर लगना, इसको बोलते हैं जेनोफोबिया। एक्लोफोबिया कौन सा था? फियर ऑफ द क्राउड, भीड़ से डर लगना, उसको ओक्लोफोबिया बोलेंगे। हीमोफोबिया हो गया फियर ऑफ ब्लड। हीमो से यानी कि आप याद रखोगे कुछ लोग होते हैं जो खून नहीं दे सकते, खून से उसको देखने में डर लगता है। सोमनीफोबिया कौन सा हो गया? फियर ऑफ स्लीप, सोने से डर लगता है। फास्मोफोबिया हो गया फियर ऑफ घोस्ट, भूतों से डर लगना, तो ये भी एक फोबिया। और भी बहुत सारे फोबिया होते हैं, पानी से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है। तो ये बहुत सारे टाइप के फोबिया होते हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन विगिन्स फ्रॉम। प्राइमरी जो सोशलाइजेशन है वो कहाँ से विगिन्स करता है? देखो, प्राइमरी सोशल, एक तो होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है जैसे कि कोई बेबी बोर्न होता है, ठीक है। एट देखो 1 डेढ़ साल के बाद को क्या कर सकता है? सिंगल वे में मतलब कि बात करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इन्फेंसी एज में वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो क्या कहता है? प्राइमरी सोशलाइजेशन, पहले वो सोशल किसके साथ होता है? वो अपनी फैमिली के साथ वो क्या होगा? सोशल होगा, मम्मा पापा ऐसे करके बोलेगा। सेकंड जो स्टेज आएगी उसकी सोसाइटी भी आ सकती है और कोई इंस्टीट्यूशन भी आ सकती है। तो राइट ऑप्शन इसका इन्फेंसी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, डैश रेफर्स टू द लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर द सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। ये कौन सी स्टेजेस रहती है आपकी सोशलाइजेशन की? जब बच्चा क्या करेगा? बच्चा एंटर करेगा सोशल इंस्टीट्यूट में, अपने फ्रेंड से मिलेगा, स्कूल में जाके वो करेगा। तभी बोलते हैं ना कि पेरेंट्स जो हमारे होते हैं वो भगवान होते हैं, मतलब पहले भगवान हमारे वो हैं, दूसरे हमारे टीचर्स होते हैं, ओके। तो बच्चा जब इंटर करेगा सोशल इंस्टीट्यूट में, यानी कि कोई स्कूल में जाएगा, तो वहाँ पे नए नए फ्रेंड बनाएगा, तो वो एक सोशलाइजेशन का ही प्रोसेस रहता है। सोशलाइजेशन का प्रोसेस रहेगा तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। सो राइट ऑप्शन आपका डी। सो सेकेंडरी सोशलाइजेशन उसको बोलेंगे, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो फैमिली के साथ वो रहेगा। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स करके। और यूनिट 3 का भी आपको लेक्चर आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आपने कितने यूनिट अभी तक कहीं से भी पढ़ रहे हो। देखो, मुझे यूट्यूब पे ना बहुत कम लेक्चर मिल रहे हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं ये सोशल, ये अपना बूम एंड सुपरवाइज़र का कोर्स, क्योंकि इसमें 201 पोस्टेस हैं। और देखो, व्यूज़ के लिए भी मतलब कि सोचा जा रहा होगा कि 201 पोस्ट आ रही है, तो इसमें अगर हम लेक्चर प्रोवाइड करेंगे तो इतने बच्चे देखेंगे नहीं। देखो, इसमें क्या है, जो भी बच्चा यहाँ पे मेहनत कर रहा है ना अच्छे से, उसकी सिलेक्शन पक्का होगी, डेफिनेटली होगी। टिल एग्ज़ाम तक आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहो जैसे कर रहे हो। ये जो मॉक टेस्ट होता है इससे आपने घबराना नहीं है। अगर आपके 4 5 6 जितने भी नंबर आ रहे हैं, डोंट वरी। आप देखो कि गलती कहाँ हो रही है। आपके नोट्स आपने हो सकता है आपने रिवाइज नहीं करे हो। देखो, जितने मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हो, आपके नोट्स में से जो आपने बनाए यूनिट कि उसमें से है कि नहीं। देखो, इस चैप्टर के दे यहाँ तो आप कोई बुक ले लो, बुक ले तो कोई आपका बुक है तो वेल एंड गुड। फिर आपको क्या करनी है, कुछ चीज़ें आपको वन लाइनर फॉर्म में भी लिखनी है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, वन लाइनर फॉर्म में लिखो। बाकी का जो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK यूटी है, जनरल साइंस है, जनरल साइंस की हमारे पास बुक्स है, कंप्यूटर की बुक्स है, तो आप हमें
पर्सनली मैसेज कर सकते हो बुक्स के लिए, आपको बहुत ही कम कॉस्ट में वो बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। मार्केट में वो बहुत ही महंगी आपको मिलेंगी, वैसे पीडीएफ यहाँ पे आपको बहुत ही कम कॉस्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ मटेरियल आपको फ्री भी मिलेगा टेलीग्राम पे, और कंप्यूटर की बुक और साइंस की जो बुक है वो आपको पेड मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली उसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो जितने भी जेके एसएसबी के एग्जाम हुए तो सारे मतलब कि मोस्टली 80 जो क्वेश्चन होते हैं उसी कंप्यूटर के उसी बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बस इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। आप ज़रूर बताएं अपना स्कोर कितना बना, 4 बना, 5 बना, 6 बना, 7 बना, 8 बना, जितना ही बना है ज़रूर बताएं। क्योंकि प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था हमारा लेक्चर नंबर 1 में, तो उसमें 8 से 9 से कुछ बच्चों ने 10 भी मार्क्स करे हैं। बच्चे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग से हमें हैबिट हो गई है इस तरह से बोलने की। तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करो। देखो आपका ये मत सोचो कि मेरा साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है, सोशोलॉजी नहीं है, मुझे 5 नंबर नहीं मिलेंगे, इसके बारे में मत सोचना। आपके पास 95 पॉइंट्स है, 95 में से आप 85 80 भी अगर टच कर लोगे तो बहुत बढ़िया है आपके लिए, ठीक है। सो वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि लेक्चर कैसा लगा। और हमारे डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो। और जितना भी मतलब आपका जीके का मटेरियल वगैरह होगा, मैं आपका जो भी मटेरियल है फ़िलहाल के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट लगवा दूंगा। अदर एग्जाम की हैं वो, बट आपके सिलेबस के रेलिवेंट में रहेंगी। तो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ आपके लिए ऐसे ही चलती रहेगी। तो बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, टेक केयर।